नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो देखिए, स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के लिए हम दो निकाय की कल्पना करते हैं। मान लीजिए वो निकाय है हमारे पास ए व ए डैश, ठीक है। इन निकायों की ऊर्जाएं मान लीजिए क्रमशः ई व ई डैश है, यानी ए निकाय की ऊर्जा ई और ए डैश की ई डैश। निकाय ए की ऊर्जा ई को नियत परिमाण डेल ई के छोटे छोटे अंतरालों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि इन छोटे छोटे अंतराल में निकाय की एक से अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं या ऊर्जा स्तर उपस्थित हों। यानी जो ऊर्जा ई है उसको हम छोटे छोटे अल्पांशों और जिनका परिमाण कितना होगा डेल ई में विभक्त करते हैं। अब विभक्त किस प्रकार करना है कि जो प्रत्येक अंतराल है हमारे पास डेल ई, उसके बीच में एक से अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं या ऊर्जा स्तर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डेल ई के बीच में एक ही ऊर्जा स्तर हो, यानी एक से अधिक ऊर्जा स्तर या सूक्ष्म अवस्थाएं उसमें होनी चाहिए। माना निकाय ए व ए डैश की उनकी ऊर्जाएं क्रमशः ई व ई डैश पर जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्याएं क्रमशः ओमेगा ई व ओमेगा डैश ई डैश हैं। जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्याएं, यानी अगर किसी निकाय पर हम अगर कुछ कंडीशन लगाएं और कंडीशन लगाने के बाद जो उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है जो उन कंडीशन को फुलफिल करती है, तो वो जो संख्या है सूक्ष्म अवस्थाओं की वो कहलाती है अभिगम्य ऊर्जा स्तरों, ठीक है। अब देखिए, यदि निकाय ए व ए डैश परस्पर ऊष्मारोधी नहीं है, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है इनके बीच में, तथा इनके बाह्य प्राचल स्थिर हैं, बाह्य पैरामीटर इसके कांस्टेंट हैं, तब क्या होगा, इनके मध्य केवल ऊष्मा का विनिमय होगा। यद्यपि दोनों निकाय ए व ए डैश की ऊर्जा नियत नहीं रहती है, उनकी ऊर्जा चेंज हो सकती है, लेकिन जो निकाय या संयुक्त निकाय बन रहा है ए व ए डैश को मिलाकर ए स्टार, उसकी जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, विलगित है, आइसोलेटेड है। इसके कारण इसकी निकाय है की जो ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस ई डैश इक्वल टू ई स्टार, और ये होगी कांस्टेंट। इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। अब माना निकाय ए व ए डैश परस्पर साम्यावस्था में, अर्थात संयुक्त निकाय भी क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। इस स्थिति में जब निकाय ए की ऊर्जा ई व ई प्लस डेल ई के मध्य तथा संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा स्तरों की संख्या है ओमेगा स्टार ई हो, तो समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार संयुक्त निकाय ए स्टार की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता के सूत्र से हम क्या लिखते हैं, पी ई इक्वल टू सी ओमेगा स्टार ई। यहाँ पर जो सी है वो कांस्टेंट है और जो ऊर्जा ई पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर हमने ई क्यों लिया, ओमेगा स्टार ई डैश भी ले सकते थे। तो हमने क्या किया, जैसे इस कुल ऊर्जा ई स्टार है, तो ई डैश के लिए जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू ई स्टार माइनस ई, ठीक है। तो ई स्टार तो कांस्टेंट है, तो वेरी किसका है, अगर ई को चेंज करेंगे तो ई डैश भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी किस पर है, ई पर है, तो इसलिए हमने ए स्टार ई लिखा है यहाँ पर। अब देखिए, परंतु जो सी है यानी कांस्टेंट है, नियतांक है, ई पर तो निर्भर नहीं करता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह संयुक्त निकाय की कुल अभिगम्य अवस्थाओं के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। तो किस प्रकार लिख सकते हैं, पी कितना हो जाएगा, ओमेगा स्टार ई अपॉन समेशन ई ओमेगा स्टार ई, यानी ये जो है समेशन ई ओमेगा स्टार ई जो है वो
संयुक्त निकाय की कुल अभिगम्य अवस्थाओं के अभिगम्य अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुनः निकाय ए व ए डैश की प्रत्येक संभावित अवस्था संयोजित होकर संयुक्त निकाय के लिए एक भिन्न अवस्था निरूपित करती है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था दोनों की ऐड होंगी तो संयुक्त निकाय के लिए एक नई अवस्था या भिन्न अवस्था प्राप्त होती है। अतः संयुक्त निकाय ए स्टार के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या हो जाएगी, दोनों के मल्टीपल के रूप में होगी। यानी ओमेगा स्टार ई इक्वल टू ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई डैश दोनों के मल्टीपल के रूप में होगी। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ई इक्वल टू सी और ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश। इसको दे दे समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं कि जो पी ई है हमारे पास वो ऊर्जा ई पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो उसका अध्ययन करने के लिए माना कि हमारे पास जो निकाय हैं ए व ए डैश दोनों में कणों की संख्या बहुत अधिक है, यानी लगभग 10 की पावर 20 ऑर्डर की, और उनकी स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या भी अत्यधिक होगी। यदि एक कण की स्वतंत्रता की कोटि स्मॉल एन तथा निकाय में कणों की संख्या कैपिटल एन हो तो निकाय में कुल स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है। अब यही कारण है कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है तो प्रत्येक ऊर्जा के लिए ऊर्जा स्तरों की संख्या भी बढ़ती है। इस कारण यह पाया गया है कि जो ओमेगा ई है ऊर्जा ई का एक द्रुतत वर्धमान फलन रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि इसका मान बढ़ेगा जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है। प्रत्येक ऊर्जा के लिए ऊर्जा स्तरों की संख्या भी बढ़ रही है। इस कारण से ये जो क्या है, द्रुतत वर्धमान फलन रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है। अब देखिए, चूंकि संयुक्त निकाय की जो कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसलिए जब ऊर्जा ई में वृद्धि होगी तो निकाय ए डैश की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि क्या फार्मूला है, ई डैश इक्वल टू ई स्टार माइनस ई। तो ई स्टार तो कांस्टेंट है, तो इसमें वृद्धि हो रही है तो ई डैश क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यानी इसके परिणाम स्वरूप जब ओमेगा ई द्रुतत वर्धमान फलन होता है तो इस स्थिति में निकाय ए डैश का जो फलन है ओमेगा डैश ई डैश वो क्या हो जाएगा, द्रुतत ह्रासमान फलन रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ई का मान बढ़ रहा है तो ई डैश का मान घट रहा है। ठीक है। निकाय ए की ऊर्जा ई के लिए संयुक्त निकाय ए स्टार की प्रायिकता दोनों फलनों का गुणनफल है। अतः प्रायिकता पीई व ई के मध्य वक्र ऊर्जा ई के एक विशिष्ट मान के लिए तीव्र उच्चिष्ट को प्रदर्शित करेगा। यानी पी अगर ई के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक ये शार्प कर्व हमें प्राप्त होगा, और इस जो वक्र की जो चौड़ाई है डेल ई विशिष्ट मान ई बार की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है। इसके मान तुलना चौड़ाई जो है बहुत कम है। अतः पीई एक द्रुतत परिवर्ती फलन होता है, यानी रैपिडली वेरिंग फंक्शन, क्योंकि इसका मान बहुत तेजी से चेंज होता है, इधर बढ़ा और बहुत तेजी से कम हो गया, यानी द्रुतत परिवर्ती फलन या रैपिडली वेरिंग फंक्शन होता है। ठीक है। तो पी किस प्रकार का फलन है, द्रुतत परिवर्ती फलन। अब देखिए समीकरण 4 का लघुगणक लेने पर, लघुगणक ले लीजिए तो log ई पी ई इक्वल टू log ई सी प्लस log ई ओमेगा ई प्लस log ई ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है। क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो log लेंगे तो log एम एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n के फार्मूले से ये इस प्रकार हो जाएगा। अवकलन कर दीजिए इसका, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन पी ई डेल पी ई अपॉन डेल ई इक्वल टू सी कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा ई डेल ओमेगा ई अपॉन डेल ई प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा डैश ई डैश डेल ओमेगा डैश ई डैश अपॉन डेल ई डैश,
अब मैंने इसको क्या किया है कि हम इसका अवकलन कर रहे हैं ई के सापेक्ष, तो ई के सापेक्ष मैंने यहाँ ई डैश लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डॉट डेल ई डैश अपॉन डेल ई, यानी ई डैश का ई के सापेक्ष और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 5। चूंकि ऊर्जा के विशिष्ट मान E इक्वल टू ई बार पर P का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, जो अभी हमने कर्व से पढ़ा है। अतः डेल P अपॉन डेल ई एट E इक्वल टू ई बार इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन से क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तथा ई डैश इक्वल टू ई स्टार माइनस ई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है डेल ई डैश अपॉन ई की, तो इसका ई के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डेल ई डैश अपॉन ई इक्वल टू -1, क्योंकि ई स्टार कांस्टेंट है। मान रख दीजिए इसमें, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा ई डेल ओमेगा ई अपॉन डेल ई माइनस डेल ओमेगा डैश ई डैश डेल ओमेगा डैश ई डैश अपॉन डेल ई डैश इक्वल टू 0। हल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। या इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल ई ब्रैकेट लॉग बेस ई ओमेगा ई इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई डैश ब्रैकेट लॉग बेस ई ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, या मैं इसको नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीटा ई जो है डेल अपॉन डेल ई लॉग ई ओमेगा ई को मैं बीटा ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और डेल अपॉन डेल ई डैश ब्रैकेट लॉग बेस ई ओमेगा डैश ई डैश को बीटा डैश ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बीटा ई इक्वल टू बीटा डैश ई डैश। ठीक है, नाम दे समीकरण नंबर 6, और जो मैंने बीटा को माना है उसको नंबर दे दी समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 वह स्थिति है जिससे निकाय ए के लिए ऊर्जा ई बार का पता चलता है जहां प्रायिकता पी का मान अधिकतम होता है। अधिकतम का मान पता चलेगा किससे, इस वाली इक्वेशन से, जब बीटा ई इक्वल टू बीटा डैश होगा तब क्या होगा, प्रायिकता अधिकतम होगी। यह निकाय की साम्यावस्था होती है, और साम्यावस्था में निकायों के बीटा प्राचल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ई और लॉग ई ओमेगा और लॉग ई डैश ओमेगा डैश इसके बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो इस प्रकार का कर्व हमारे पास प्राप्त होगा। ये है लॉग ई ओमेगा ई का, और ये वाला कर्व है लॉग ई ओमेगा डैश ई डैश का, और ये हमारे पास आएगा लॉग ई पी का कर्व। अब देखिए ताप की परिभाषा से, ताप की परिभाषा समीकरण 7 से जो प्राचल बीटा है उसकी जो विमा है वो ऊर्जा के व्युत्क्रम के समतुल्य होती है। अतः हम बीटा को है किसी धनात्मक नियतांक के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार, 1 अपॉन बीटा इक्वल टू के टी, जहाँ पर टी जो है निकाय का परम ताप है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और के जो है वोल्टेज मान कांस्टेंट है। तो बीटा जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के टी। किससे रिलेटेड है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। जो बीटा है हमारे पास किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। एंट्रोपी की परिभाषा से समीकरण 7 व समीकरण 8 से ताप टी को लॉग ई ओमेगा ई के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए 1 अपॉन बीटा इक्वल टू के टी होता है, उस वाले इक्वेशन से देखिए 1 अपॉन टी इक्वल टू के बीटा इक्वल टू, अब के कांस्टेंट है, बीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल ई लॉग ई ओमेगा ई। ठीक है, तो 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल ई, के कांस्टेंट अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के लॉग ई ओमेगा ई। इसको नाम दे समीकरण नंबर 9। ऊष्मा गति के जो द्वितीय नियम उससे हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई इक्वल टू टी डेल एस। तो इससे 1 अपॉन टी की वैल्यू निकाल लें, 1 अपॉन टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल ई। ठीक है, दोनों 9 और 10 से देखिए 1 अपॉन टी का मान आ गया कितना, डेल एस अपॉन डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल ई ब्रैकेट के लॉग ई ओमेगा ई।
दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, S इक्वल टू के लॉग ई ओमेगा ई। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, निकाय की एंट्रोपी। जो S है उसको हम कहते हैं निकाय की एंट्रोपी, और इसकी जो विमा है वो ऊर्जा की विमा के समतुल्य होती है। यानी समीकरण जो 11 है उसे स्पष्ट है कि जो निकाय की एंट्रोपी है, निकाय के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के लघुगणक का मापन करती है। समीकरण 3 से देखिए, के लॉग ई ओमेगा स्टार ई इक्वल टू के लॉग ई ओमेगा ई प्लस के लॉग ई ओमेगा डैश ई डैश। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी एंट्रोपी एस स्टार इक्वल टू एस प्लस एस डैश। अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल ई लॉग ई पी इक्वल टू 0 मान रख दीजिए इसमें, और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S प्लस एस डैश इक्वल टू एस स्टार या अधिकतम। ठीक है, अर्थात अधिकतम प्रायिकता अवस्था में एंट्रोपी क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, और एंट्रोपी जो होती है किसी भी निकाय में अव्यवस्था की जो माप है उसको भी हम एंट्रोपी कहते हैं। अगर किसी निकाय में अव्यवस्था बढ़ रही है तो यानी उसकी एंट्रोपी जो है बढ़ रही है। तो अव्यवस्थाओं की जो माप है उसको भी हम एंट्रोपी कहते हैं। थैंक यू।